Hello all and welcome to Study Adda. So this is Vaibhav Shukla and today we are going to discuss about the question paper of CLAT 2019. किस बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे CLAT 2019 के क्वेश्चन पेपर को. ठीक है, चलिए. तो बेसिकली CLAT 2020 से तो कंसेप्ट चेंज हो चुका है, ये हम जानते हैं. ठीक है, लेकिन CLAT 2019 तक कौन सा कंसेप्ट था? वही कंसेप्ट था कि आपको एक सेट ऑफ प्रिंसिपल या एक प्रिंसिपल दिया रहेगा जिसके साथ आपको कुछ फैक्ट्स दिए होंगे. प्रिंसिपल को आपको अप्लाई करना है किस पे? फैक्ट्स पे, और उससे एक कंक्लूजन डिराइव करना है. क्या डिराइव करना है? कंक्लूजन डिराइव करना है. बात समझ में आ गई? ठीक है, जो कंक्लूजन है वही हमारा क्या है? बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन निकालना है उसमें से हमको, है ना. बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन जो भी होगा उसमें इज आर आंसर. बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं. चलिए, ठीक. और या फिर इसके अलावा क्या आ सकता है? इसके अलावा हमारे पास एप्टीट्यूड बेस्ड आ जाते हैं, है ना. एप्टीट्यूड बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं. ठीक. तो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें आपको सबसे ऊपर मिलेगा प्रिंसिपल, फिर फैक्ट्स, ठीक है, उसके बाद उसके ऑप्शंस, फिर उसका आंसर और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले से आपके लिए रेडी करके लाया हूँ. क्या क्या? सबसे पहले प्रिंसिपल, फैक्ट्स, फिर फैक्ट्स के बाद ऑप्शंस, है ना. ऑप्शंस के बाद उसका आंसर, और आंसर के बाद उस आंसर का क्या? एक्सप्लेनेशन. क्या मिलेगा? एक्सप्लेनेशन, है ना. तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या यहाँ पे? हम ये करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम समझें, ठीक है, कि वो जो आंसर है उसके पीछे रीज़न क्या है ना. हम क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हमसे पूछा जा रहा है हम उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. बात समझ रहे हो? आंसर, उसका रीज़न, कंसेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हमें लेके चलनी है. ठीक. बात समझ गए? बात क्लियर है? बात में कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, चलिए. तो ये सारी बातों को हमको समझना है. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे. ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं. ठीक. तो ये समझिए कि इसमें आंसर और एक्सप्लेनेशन में पहले से आपके लिए टाइप करवा के पीपीटी में बना के इसलिए लाया हूँ क्योंकि हम उस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे. ठीक. जो चीज़ हम आंसर ढूंढने में निकालते हैं वो चीज़ अगर हम कंसेप्ट में डालेंगे ना, वो टाइम हम अगर हमारा कंसेप्ट में इंक्लूड करेंगे तो आंसर तो हम निकालेंगे ही. ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा कि ये आंसर है. नहीं, आंसर तो हम रिड्यूस करेंगे, लेकिन वो कंसेप्ट भी हम समझेंगे कि हमने किस तरीके से हमने उस आंसर को निकालने के पीछे जो लॉजिक लगाया वो क्या है ना. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले तब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक. ठीक. क्योंकि हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए क्या? लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग, लॉजिक बिहाइंड द बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन, है ना. दैट इज आवर आंसर. तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए. बात क्लियर है? चलिए, तो लीगल एप्टीट्यूड का ये सेक्शन है ना. लीगल एप्टीट्यूड क्या कह रहा है ये? कि द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस. सेक्शन में 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ लीगल प्रिंसिपल. सब में एक लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है जिसको यहाँ से बाद में हम प्रिंसिपल कहेंगे, और उसके साथ फैक्ट्स दिए हुए हैं. सच प्रिपोजिशन मे और मे नॉट बी ट्रू इन द रियल एंड लीगल सेंस. ये जो प्रिपोजिशन है ये लीगल सेंस में या रियल सेंस में ट्रू नहीं भी हो सकते हैं. तो हमें इसके पीछे ये नहीं बोलना है कि भाई ये तो इसमें तो मर्डर इज नॉट अ क्राइम लिखा है. अगर ये भी लिखा है कि मर्डर, है ना, इज नॉट अ क्राइम, ये आपका प्रिंसिपल है ना, और फैक्ट में दिया है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ए लाइबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल बोल रहा है. तो हमें हमारे क्वेश्चन के पर्पस के लिए जो प्रिंसिपल में लिखा है वो सही है. ठीक. भले ही रियल सेंस में वो एक क्राइम हो ना हो, इन सब चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक. हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारे प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है. नाउ
येट यू हैव टू कंक्लूसिवली अज्यूम देम टू बी ट्रू फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल हैव टू बी अप्लाइड टू द गिवन फैक्ट टू अराइव एट द मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन। प्रिंसिपल को हमें फैक्ट्स पे लगाना है तो मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन आ जाएगा। ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव ए बी सी और डी, ए बी सी डी में से एक हमारा आंसर सही होगा जो मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इन आंसरिंग दी फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर इस आंसर का क्वेश्चन करें, यू मस्ट नॉट रिलाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स दैट आर गिवन हियर इन बिलो फॉर एवरी क्वेश्चन। तो हमें और किसी प्रिंसिपल पर रिलाई नहीं करना है, सिर्फ उस प्रिंसिपल के अलावा जो हमारे क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। बात क्लियर है, ठीक है। फर्दर यू मस्ट नॉट अज्यूम एनी फैक्ट अदर देन दोज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, और ऐसा कोई भी फैक्ट हमें अज्यूम भी नहीं करना है जो कि वहां पे नहीं दिया हुआ है, ठीक। जो पेपर में लिखा है सिर्फ वो ही हमारे लिए फैक्ट्स है, हमें अज्यूम नहीं करना है कि ये जब बी का मर्डर करने गया था तो उसने ऐसा ऐसा भी किया होगा, ठीक है। आप मूवी की कहानी नहीं लिख रहे हैं, ठीक। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हें ही पढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात, गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आ रही है, चलिए। The objective of this section is to test your ability in legal aptitude, और इस जो सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इन लोगों का कि वो आपका लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट करें, स्टडी ऑफ लॉ है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। इवन इफ द मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन अराइव्ड एट मे बी अपसर्ड और अनएक्सेप्टेबल फॉर, ठीक है। जो मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन है वो अपसर्ड भी हो सकता है, ठीक है, अनरीजनेबल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी चेक की जा रही है, ठीक। अब वो प्रॉब्लम गलत तरीके से सॉल्व हो रही है, सही तरीके से सॉल्व हो रही है, उसका सॉल्यूशन बहुत ही घटिया निकल रहा है, इन सब चीज़ों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज़ से फर्क पड़ता है कि हमारे प्रिंसिपल में क्या दिया है, हमारे फैक्ट में क्या दिया है, और इसको अप्लाई करने के बाद हमारा जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ठीक। हम बात को समझ गए, यही हमारा फॉर्मूला है। हम इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। चलिए, तो ये 19 जो है ये लास्ट क्वेश्चन पेपर था जो इस बेसिस पे आया था। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो किस बेसिस पे आए थे, जल्दी से बताइए, क्योंकि इसके बाद एक ही क्वेश्चन पेपर आया है वो है 2020। अब 2021 का आने वाला है, तो 2020 का जो क्लैट था वो किस बेस पे था, उसको अभी जब मैं आपके साथ डील करूंगा सेपरेटली तब आप देखिएगा कि 2020 वो एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है। उस क्वेश्चन पेपर का कंसेप्ट बहुत अलग है, ठीक। उसको पढ़ना, उसको समझना, इट्स अ बिग डील, है ना, नॉट फॉर यू बिकॉज यू आर अ हार्ड वर्कर। तो बिग डील है लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि हम एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं। बात समझ में आ गई? बात में कोई दिक्कत, बात में कोई परेशानी? चलिए, नहीं है, ठीक है। तो 2020 में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बेसिकली वो क्या होता है उसमें कि एक न्यूज़पेपर से एक्सेप्ट उठा के दे देंगे, जजमेंट का एक्सेप्ट उठा के दे देंगे, जो अभी लीगल प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में प्रिवेल कर रही हैं या जो लीगल टॉपिक्स हैं या कोई लॉ नया आया है, तो ऐसी चीज़ें जो इंडिया में प्रिवेल कर रही हैं, जो लीगल मुद्दे हैं, उन पे से एक्सेप्ट उठा के वेबसाइट्स पे से, मैगजीन्स में से, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कितने से फैक्ट्स हैं, 1.5 लाइन के फैक्ट्स हैं, लेकिन जब आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो पैसेज, वो फैक्ट्स 2-2, 3-3 स्लाइड में आते हैं, ठीक है। और 2-2, 3-3 स्लाइड के वो पैसेज हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसके साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे कोविड-19 है तो कोई 2020 का पहला ही क्वेश्चन कोविड-19 पे है, ठीक है। तो कोविड-19 के बारे में एक बढ़िया सा पैसेज दिया हुआ है, फिर उसके साथ क्या, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स जोड़ दिए गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल जोड़ करके उस पर फिर सवाल बना दिए गए हैं, ठीक है। तो वो सवाल के आपको जवाब देने हैं, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। उसको देखिए आप, उसके अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखें तो हमारे पास कुल 5 या 6, करीबन 5 से 7 पैसेज आए थे, है ना, और हर पैसेज में 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसका भी इतना मटेरियल हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस अलग से हमने भी तैयार किए हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम पढ़ के समझेंगे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? बात में कोई दिक्कत, बात में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस बारे में, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर
इमेज ऑफ द प्रपोजल। क्या कह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस है प्रपोजल की वो एग्जैक्ट मिरर इमेज होनी चाहिए किसकी, किसकी किसकी, प्रपोजल की। मतलब क्या कहना चाह रहा है मिरर इमेज से, इसका मतलब क्या है? देखिए मिरर इमेज से इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी प्रपोजल को, है ना, जब भी आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए? वो अनकंडीशनल होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। बात समझ में आ गई मेरी? तो जब भी आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे तो वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होगा। बात क्लियर है? तो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर आपको बोला कि भाई आप मुझसे ये सामान खरीद लो, तो आप उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे कि मैं आपसे सामान खरीदूंगा अगर ऐसा होगा तो। नहीं, आप उसमें कंडीशन नहीं लगाएंगे। आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप बोलिए हाँ जी मैं इतने इतने में आपसे ये सामान खरीदने तैयार हूँ। ठीक, क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल वो होनी चाहिए। ठीक, देखिए तो फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि ए मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल अ चेयर फॉर ₹500। ए ने एक प्रपोजल किया किसको? बी को, कि मैं अपनी चेयर आपको 500 रुपए में बेचना चाहता हूं। ठीक है, बी इज डिजायरस ऑफ बाइंग द सेड चेयर फॉर ₹400। ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पे ए ने बी से बोला कि मैं 500 रुपए में आपको चेयर बेचना चाहता हूं, और बी ने क्या बोला कि हाँ मैं 400 रुपए में इसे खरीदना चाहता हूं। तो अब ये बताइए कि ये एक चेयर है ना, चेयर का प्रपोजल कितने में हुआ? 500 रुपए में, और चेयर कितने में बेची गई? 400 रुपए में। ठीक, चेयर का प्रपोजल कितना हुआ? 500 रुपए में, और चेयर कितने में बेची गई? 400। उसने क्या बोला? कितने में खरीद लूंगा? 400 रुपए में। तो क्या ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है? क्या ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है? जल्दी बताइए। नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रपोजल था वो उसकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्युटली नहीं हुई है ना, आधी अधूरी हुई है, या फिर एक कंडीशन के साथ हुई है ना, यही हुई ना। या फिर आपसे कहा जाए वो कहे कि मैं एक चेयर और एक टेबल बेचना चाहता हूं, तो वो कहते नहीं मैं एक चेयर खरीदना चाहता हूं, तो वो क्या एब्सोल्यूट है? एक्सेप्टेंस नहीं, उसने आधी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। तो वो वहां पे क्या होता है? देखिए वहां पे जो है प्रपोजल पूरा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, बोल रहा है कि बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। बी बोल रहा है बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, बी बोल रहा है ऑप्शन बी कि भाई बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। सी बोल रहा है इट इज नॉट क्लियर इफ बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, ये कह रहा है कि भाई ये चीज तो क्लियर ही नहीं है कि बी ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। और डी बोल रहा है इट इज नॉट क्लियर वेदर ए मेड अ प्रपोजल टू बी, और ये बोल रहा है कि भाई ये तो क्लियर ही नहीं है कि ए ने बी को प्रपोजल किया नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ए मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल अ चेयर फॉर ₹500 बोल रहा है, तो मतलब प्रपोजल तो हुआ है। तो अगर प्रपोजल हुआ है तो जो ऑप्शन डी है जो कि कह रहा है कि इट इज नॉट क्लियर वेदर ए मेड अ प्रपोजल टू बी, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये तो हमें क्लियर है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि बी ने भी डिजायर करी कि हाँ मैं 400 रुपए में खरीदने तैयार हूं, लेकिन वो जो 400 रुपए में खरीदने तैयार है वो उसने एक्सेप्टेंस तो करी, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेंस उसने मिरर इमेज वाली थी? मतलब क्या द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल थी? नहीं थी। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस तो हुई है, तो ये तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज नॉट क्लियर इफ बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, तो आपका सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते क्या है हमारे पास? ए और बी। ठीक है, ए बोल रहा है कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, और बी बोल रहा है कि नहीं बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये बात हम यहाँ पे भी कर चुके हैं कि ये जो क्या है, ये जो प्रिंसिपल, ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड नहीं है। ठीक, और ठीक है, तो क्या होगा? ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी तो हमारा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा कि ये प्रपोजल का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन भी क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन भी ऑप्शन बी ही बोल रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसका जो क्या है, इसका जो आपका सोल्यूशन है, ठीक, मतलब इसके पीछे जो रीजन है वो बात, उसके बारे में हम बात करते हैं।
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल। ठीक, हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लगाना है, ये बात हमेशा क्लियर रखिए कि जब भी आप कोई प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर टॉर्ट्स या फिर क्राइम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, किसी पर भी अगर कोई प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको उसके कंसेप्ट नहीं लगाने हैं उस चीज में, है ना। हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को नहीं ठोकना है कि हाँ भाई इसमें तो ऐसा होता है इसमें तो नहीं। हमारे लिए भगवान कौन है, हमारे लिए भगवान है हमारा प्रिंसिपल। कौन है भगवान, हमारा प्रिंसिपल, है ना। ठीक, क्योंकि स्कूल में भी आप प्रिंसिपल से डरते होंगे बस, और किसी से नहीं डरते होंगे। टीचरों को तो आप मतलब परेशान कर करके उनकी हालत खराब कर देते होंगे। तो ये कह रहा है इसका सोल्यूशन कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल। बिल्कुल पॉसिबल कब है एक्सेप्टेंस एक प्रपोजल की, जब कि वो एग्जैक्ट मिरर इमेज होगी। किस चीज की एग्जैक्ट मिरर इमेज होगी, जब वो एक प्रपोजल की एग्जैक्ट मिरर इमेज होगी। बिल्कुल सही बात है। तो हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, एज प्रपोजल ऑफ सेलिंग द चेयर एट ₹500, ए का जो प्रपोजल है चेयर बेचने का 500 रुपए में, ठीक है, वो मैच नहीं करता बी की डिजायर को, है ना। वो बी की डिजायर को मैच नहीं करता जो कि 400 रुपए में उस चेयर को खरीदना चाहता है। कितने रुपए में खरीदना चाहता है, 400 रुपए में उस चेयर को खरीदना चाहता है। ठीक, देयरफॉर देयर इज नो एक्सेप्टेंस, इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्या होगा यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी 18 साल से छोटे उम्र के लड़के के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, जल्दी से बताइए, वो एनफोर्सेबल नहीं होगा लॉ के अंडर। ठीक, अगर वो एनफोर्सेबल नहीं होगा तो वो क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर वो एनफोर्सेबल नहीं होगा तो वो अनएनफोर्सेबल होगा। ठीक, इस बात को समझ लीजिए, है ना। ठीक, और जब तक कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है तब तक वो क्या नहीं बन सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फैक्ट में कि अ मैन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि एक आदमी एक एग्रीमेंट में एंटर करता है एक लड़की के साथ जिसकी उम्र 17 सालों से छोटी है। कितने सालों से छोटी है, 17 सालों से छोटी है। ठीक है, एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय द गर्ल और नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो देखिए यहां पे हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई किसी भी बॉय के साथ, है ना, जो कि कितना है, ही इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसके साथ क्या आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने बोल दिया हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा चौथा ऑप्शन नहीं दिया होता, नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन, तो हम क्या बोलते, तो हम ये बोलते कि भाई ये जो हमारा पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ये क्या है, ये वैलिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉय की बात हो रही है ना, और वो तो गर्ल है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक हमें ऐसा ऑप्शन भी दिया है कि नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। तो देखिए क्या होता है कि अब हम यहाँ पे कोई इन्फरेंस क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि बॉय और गर्ल, ठीक है, दोनों की एज 18 साल तो कभी ना कभी होगी। अब वो जो प्रिंसिपल है क्या वो लड़कियों के लिए भी है या नहीं है, अगर वो लड़कियों के लिए है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है, और अगर वो लड़कियों के लिए नहीं है तो वो इन्फोर्सेबल है। तो क्या हम यहाँ पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे कोई इन्फरेंस इस चीज से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि भाई नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। ठीक, क्यों,
क्योंकि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नॉट एनफोर्सेबल। एक एग्रीमेंट 18 साल से छोटे लड़के के साथ एनफोर्सेबल नहीं होता। ठीक, अ कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, एक कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते कि वेदर दी सेम लॉ, की जो लॉ है वो सेम टू सेम एनफोर्सेबल है किसके लिए, लड़कियों के लिए जो कि कितने साल से छोटी हैं, 18 साल से छोटी हैं, या फिर नहीं है ना। देयरफॉर नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, है ना, क्योंकि हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं कि 18 साल से जो छोटी लड़कियां हैं उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर कट मामला, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी कोई नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रिंसिपल क्या है कि सेल ऑफ लिकर इज इलीगल। ठीक है, शराब बेचना इलीगल है, लिकर बेचना कैसा है, इलीगल है। ऑल एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू प्रोहिबिटेड आइटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, और ऐसे सारे एग्रीमेंट जो कि प्रोहिबिटेड आइटम से रिलेटेड हैं वो, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते किसकी आइज में, लॉ की आइज में। तो ये कह रहा है कि सेल ऑफ लिकर इज इलीगल, और ऐसे सारे एग्रीमेंट जो कि इलीगल है, जो कि प्रोहिबिटेड है, उनसे रिलेटेड जो एग्रीमेंट हैं वो क्या नहीं करते, लॉ की आइज में एग्जिस्ट ही नहीं करते। बात समझ में आ गई? ठीक, फैक्ट्स क्या कह रहा है, A entered into an agreement with B for the sale of liquor. A failed to supply the agreed quantity of liquor to B. A और B के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी में शराब, इतनी इतनी क्वांटिटी में आप मुझे मदिरा, इतनी इतनी क्वांटिटी में आप मुझे लिकर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन B उसे उतनी क्वांटिटी में लिकर प्रोवाइड नहीं कर पाया। अब बात आई लीगल एक्शन की। ऑप्शन ए बोल रहा है कि भाई बी क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ला सकता है ए के अगेंस्ट। बी बोल रहा है कि भाई बी लीगल एक्शन ला सकता है ए के अगेंस्ट। ठीक, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बी लीगल एक्शन ला सकता है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बी लीगल एक्शन नहीं ला सकता है, तीसरा बोल रहा है ए ला सकता है लीगल एक्शन बी के अगेंस्ट, और चौथा बोल रहा है ए और बी कैन इनिशिएट अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ईच अदर, कि ए और बी दोनों ही लीगल प्रोसीडिंग अपने अगेंस्ट ला सकते हैं। ठीक, चलिए, तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। बी कौन था, बी था आपका कौन था, कस्टमर था। ठीक है ना, और ए क्या था, सप्लायर था। अब ए उसे एग्रीड क्वांटिटी जो थी वो नहीं प्रोवाइड कर पाया। क्या नहीं कर पाया, एग्रीड क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो क्या बी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ला सकते हैं क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई बी लीगल एक्शन ए के अगेंस्ट नहीं ला सकता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। क्यों नहीं ला सकता है, क्योंकि वो किस एग्रीमेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लाएगा। देखिए, एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है, एग्रीमेंट फॉर सेल और सप्लाई ऑफ लिकर। एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है, लिकर की सेल या सप्लाई से रिलेटेड है। बात समझ में आ गई? अब जो लिकर है वो हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि वो इलीगल है। लिकर कैसी है, इलीगल है। ठीक, और प्रिंसिपल आगे क्या कह रहा है कि किसी भी प्रोहिबिटेड आइटम, किसी भी प्रोहिबिटेड आइटम से रिलेटेड जो भी, है ना, प्रोहिबिटेड आइटम से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, लॉ की नजरों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो लॉ की नजरों में। तो अगर वो लॉ की नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उस एग्रीमेंट, बेसिकली अगर वो लॉ की नजरों में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या है, वो है
अनएनफोर्सिएबल, ठीक। और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो अनएनफोर्सिएबल वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में नहीं है तो आप किस चीज के लिए उसे सू करेंगे? समझ गए बात को? क्लियर है? तो इसलिए बी जो है वो लिकर की सप्लाई नहीं कर पाया, ए उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक। क्लियर है बात, है ना? अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि कौन, उनने पूछा नहीं कि बी एक्शन लेगा कि, तो यहाँ पे आपके पास दो हैं ऑप्शन कि भाई ए कैन नॉट ब्रिंग और बी कैन नॉट ब्रिंग, ठीक है ना? ए कैन ब्रिंग और बी कैन नॉट ब्रिंग, मतलब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ए तो सप्लायर था, है ना, और वो सप्लाई कर नहीं पाया, तो ब्रीच किसके पार्ट पे हुआ? ए के पार्ट पे हुआ। तो जब ब्रीच ही ए के पार्ट पे हुआ है तो ए क्यों रोना कर रहा है उसमें, है ना? ए तो कुछ बोलेगा ही नहीं, प्रॉब्लम तो बी को हो रही है ना कि उसे चाहिए थी लिकर, पार्टी करनी थी, उसे नहीं कर पा रहा है वो। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल की, ठीक। क्या कह रहा है कि द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कि भाई एक प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है? वो तब कंप्लीट हो जाता है जबकि वो जिस इंसान को किया जाए उस तक पहुंच जाए। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी से कहा कि मैं 100 रुपये में, है ना, अपना हॉर्स बेचना चाहता हूँ, 100 रुपये में मैं अपना हॉर्स बेचना चाहता हूँ। लेकिन जब वो बी से ये चीज़ कह रहा था तो बी क्या कर रहा था? बी फोन पे बात कर रहा था और बी ने उसकी बात सुनी ही नहीं, ठीक, नहीं सुनी। तो क्या वो कम्युनिकेशन प्रपोजल की कंप्लीट हुई? जल्दी बताइए। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जो प्रपोजल ए ने बी को दिया वो कभी क्या नहीं हुआ? कम्युनिकेट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कम्युनिकेट नहीं हुआ। और जो प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं हुआ वो प्रपोजल ही कैसे हुआ, है ना? तो देखिए फैक्ट क्या कह रहे हैं कि ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी। ए ने एक लेटर भेजा किसको? बी को, एक प्रपोजल देते हुए टू परचेज द हाउस ऑफ बी, और कहा कि मैं तुम्हारा हाउस परचेज करना चाहता हूं, ठीक। अब देखिए जब लेटर की हम बात करते हैं ना, लेटर, ईमेल जैसी जो चीजें होती है या फोन, है ना, तो लेटर, जैसे लेटर ए ने भेजा, है ना, अब यहां से जैसे ही ए के हाथ से लेटर निकला तो ए के पार्ट पे प्रपोजल खत्म, ए ने ऑफर दे दिया, ठीक। अब यहां बी रहता है ना, ठीक। तो जब वो ट्रांजिट में है, ठीक, जब वो ट्रांजिट में है, अब ए क्या हुआ? ए अपने प्रपोजल से बाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि लेटर उसके हाथ से निकल गया है। अब वो ट्रांजिट में कहीं घूम जाए, कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जैसे ही वो लेटर बी के पास पहुंचा, यहां बी ने खोला, बी ने उस लेटर को क्या किया? रीड किया, यानी कि पढ़ा। जैसे ही बी ने उस लेटर को रीड किया, पढ़ा, तो वो क्या हो गया? वो बी को उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो गया और वो प्रपोजल पूरा हो गया, बी के पार्ट पे भी, ए के पार्ट पे भी, ठीक। तो कब होता है, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है? जब लेटर से हम पोस्ट भेजते हैं, तब होता है जब कोई इंसान उस लेटर को, जब इंसान के पास लेटर पहुंच जाता है, पहुंचा है तो लेटर वो खोल के तो देखेगा ही। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन ए सेंट द लेटर। नहीं, ए ने जब लेटर सेंड किया ना, तब ए के पार्ट पे प्रपोजल पूरा हो गया। एक ए ने अपने ए उस ऑफर से बाउंड हो गया, है ना। अब वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मुझे नहीं बेचना। क्यों? क्योंकि उसने ऑफर कर दिया है। अब उसने ऑफर कर दिया और अगर बी ने लेटर पढ़ के एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ए इज बाउंड टू परफॉर्म, पहली चीज। तो यहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ रिसीव्ड। नहीं, बी की वाइफ क्यों रिसीव करेगी? लेटर किसके लिए भेजा गया है? बी के लिए। प्रपोजल किसको दिया गया है? बी को। और हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि प्रपोजल तभी पूरा होता है जब वो जिस इंसान के लिए किया गया है उस इंसान के नॉलेज में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रपोजल किस इंसान के लिए किया गया है? यहाँ पे हमारा प्रपोजल किया गया है किसके लिए? बी के लिए। तो बी की वाइफ के नॉलेज में आने पर भी वो कंप्लीट नहीं होगा।
तीसरा कह रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी's वाइफ हैंडेड ओवर द लेटर टू बी। ये कह रहा है कि भाई जब बी की वाइफ ने उस लेटर को बी को हैंड ओवर किया तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या ये बी की वाइफ बीच में आई क्यों रही है? अरे जब घर खरीद ले वो तो इंटीरियर का काम करा लेना, आप काहे बीच में आ रही मैडम, है ना? भाई बी की वाइफ के बारे में हमारे फैक्ट में कोई बात ही नहीं की गई है, तो बी की वाइफ उसे हैंड ओवर भी कर देगी ना तब भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब व्हेन बी रीड्स द लेटर, जब बी रीड करेगा उस लेटर को, ठीक है, बी जब उस लेटर को खोलेगा, उस लेटर को पढ़ेगा, तब ही कम्युनिकेशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं। चलिए, तो यही हमारा देखिए जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब वो नॉलेज में आएगा किसके? जिस पर्सन के लिए वो किया गया है। तो जब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब बी उस लेटर को क्या करेगा? रीड करेगा। बी जब उस लेटर को रीड करेगा तब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई यहां तक? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्रीमेंट में बी इंटर्ड इनटू ओरली इन राइटिंग और बाय कंडक्ट। ठीक है, देखिए ये भी फिर कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये क्या कह रहा है कि ये एक एग्रीमेंट में आप कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं? ओरली कर सकते हैं, रिटर्न में कर सकते हैं और बाय आपके कंडक्ट से कर सकते हैं। तो देखिए ओरली तो कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि यार मुझे अपनी बाइक बेचनी है यार, 35,000 रुपये में बेच दूंगा, 3 साल पुरानी है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। आप खड़े थे, आपने बोला यार मैं खरीद लूंगा तेरी बाइक, है ना, मुझे ज़रूरत है बाइक की और आई डोंट हैव दैट मच मनी, तो मुझे सेकेंड हैंड खरीदनी है, मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक, हम एक एग्रीमेंट में एंटर हो गए। बिल्कुल वहीं मैंने बोला एक लेटर लिख के कि यार मुझे मेरी बाइक बेचनी है 35,000 रुपये में, तुमने मुझे लेटर से वापस लिख के भेज दिया कि हाँ यार मैं खरीद लूंगा तेरी बाइक 35,000 रुपये में। ये कैसा हो गया? एक रिटर्न राइटिंग में हम एग्रीमेंट में आए, है ना। वहीं अगर हम एक स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा लें कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, ये खरीदना चाहता है, वो भी एक एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में। वो भी कैसे हुआ? राइटिंग में हुआ। एक एग्रीमेंट होता है कंडक्ट से। कंडक्ट से कैसे? कि मैंने बोला कि यार आई वांट टू सेल माय बाइक, आई डोंट हैव दैट मच मनी, सो आई नीड मनी राइट नाउ, आई विल सेल माय बाइक फॉर 35,000 bucks। तुम घर जाते हो, घर से 35,000 रुपये उठा के लाते हो, मेरे टेबल पे रख देते हो कि ये 35,000, मैं तुम्हें चाबी दे देता हूँ, तुम गाड़ी उठाते हो ले जाते हो। क्या हुआ? ये तुमने ना मुझसे बोला कि मैं खरीदना चाहता हूँ, ना तुमने रिटर्न में कुछ किया, तुमने तो पैसा लाया। तुम्हारे कंडक्ट से मैं समझ गया कि हाँ भाई तुम मेरी बाइक खरीदना चाहते हो। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल कहना चाह रहा है। फैक्ट क्या कह रहे हैं कि ए वेंट टू द शॉप ऑफ बी एंड पिक्ड द टूथब्रश एंड गेव अ चेक ऑफ ₹20 टू बी एंड लेफ्ट द शॉप। ए बी की शॉप पे जाता है, 20 रुपए का उसे चेक देता है, चेक नोट देता है, 20 रुपए का चेक नहीं देता है, वो 20 रुपए का नोट देता है, एक टूथब्रश उठाता है और लेकर के घर चला जाता है अपने। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाय कंडक्ट वाला। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कंडक्ट वाला। ठीक है, इम्प्लाइड है। जैसे कि मैंने आपको बोला था 35,000 में बाइक बेच दूंगा, आपने 35,000 रुपये रखे, है ना, और आप उठा करके ले गए। ठीक, तो ये चीज। या फिर ये मान लीजिए कि मेरे घर के सामने बोर्ड लगा था 35,000 रुपये में आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, मैंने आपको कोई ऑफर नहीं आकर के दिया। ठीक, क्योंकि क्या होता है, टूथब्रश जो रखा हुआ है ना, या फिर चलिए देखिए इसमें तो क्या मैं ऑफर दे रहा हूं किसी ना किसी तरीके से। आपने देखा होगा बहुत सी कार खड़ी रहती है और कार के ऊपर लिखा रहता है फॉर सेल और उसको उसकी प्राइस लिखी रहती है। तो अगर आप जाकर के उस गाड़ी वाले को सीधे उतने कार के पैसे दे देंगे और उतने कार के पैसे देने के बाद आप कार की चाबी उठाएंगे और चाबी कार घर लेकर के आ जाएंगे, क्या हुआ? ये आपका कंडक्ट है ना कि आप उस एग्रीमेंट में एंटर करना चाहते हैं। वो आपको बुला रहा है नहीं बुला रहा है, वो सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे कुल मिला के हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ए और बी जो हैं इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने एक एग्रीमेंट में एंटर हो गए हैं। क्या हो गए? एग्रीमेंट में एंटर हो गए। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, बी बोल रहा है ए डिड नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, सी बोल रहा है पेमेंट ऑफ टूथब्रश कैन नॉट बी मेड थ्रू अ चेक। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? डी बोल रहा है ए शुड हैव कैरिड अ करेंसी नोट ऑफ ₹20 टू मेक द पेमेंट। अच्छा, तो ये चेक लेके ही गया था,
ठीक है, तो सी और डी आपका एलिमिनेट हो जाता है। जो बोल रहा है कि चेक से पेमेंट नहीं होता उसे करेंसी नोट देके जाना चाहिए। बात बच रही है दो में कि भाई वो एंटर हुआ कि नहीं हुआ एग्रीमेंट में, तो बिल्कुल वो एंटर हुआ है एग्रीमेंट में, किस तरीके से, बाय हिज कंडक्ट। ठीक है, और आपका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि a person enters into an agreement either orally in writing or by conduct. So A enters into an agreement with B through conduct by giving a check of ₹20. The intention of entering into a contract is made out via the check. बात समझ में आ गई? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 6।